हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्नोपीडिया। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था चैप्टर 4 अपना यूनिट 2 का। तो आज हम यूनिट 2 का चैप्टर 5 में आएंगे, द लेवल्स ऑफ कॉलोनियल कंट्रोल। तो आज हम लोग ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। फर्स्ट तो हमें ये जानना चाहिए कि द लेवल्स ऑफ कॉलोनियल वॉर होता क्या है। तो द लेवल्स का मतलब होता है किसी काम को चलाने के लिए जो टूल्स या मेथड्स का जरूरत होता है वो होता है, और कॉलोनियल रूल मतलब ब्रिटिश का रूल। ठीक है, तो ब्रिटिश इंडिया पर राज करने के लिए जिन टूल्स का इस्तेमाल करते थे, जिन मेथड्स का इस्तेमाल करते थे, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो इंडिया इज अ कॉलोनाइज्ड स्टेट। तो जो इंडिया है वो पहले गुलाम था, ब्रिटिश का गुलाम था, जिस पर दूसरे देश जैसे ब्रिटिश का रूल था। जो हमारा इंडिया है वो अपना देश होते हुए भी पैसे खुद नहीं ले सकता था क्योंकि उस पर अंग्रेजों का राज था। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। उस टाइम पे पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था इंडिया का। तो जब ब्रिटिश इंडिया आए तो उस समय इंडिया एक मजबूत और इंडिया के अंदर उस टाइम पे यूनिटी नहीं था। ठीक है, तो पूरे भारत पर किसी एक राजा का रूल नहीं था। पहले मुगल साम्राज्य पूरे भारत पर राज करता था, लेकिन 1707 में औरंगजेब जब डेथ हुआ उसके बाद मुगल रूल जो है वो पूरा कमजोर होने लगा। ठीक है, तो मुगल बादशाहों का जो पावर है वो कम हो गई। अलग अलग जगहों के गवर्नर और राजा खुद को इंडिपेंडेंट बोलने लगे। ठीक है, इस तरह भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंट गया, जैसे हैदराबाद, अयोध्या, मराठा, मैसूर, सिख, जाट, रोहिलखंड और बुंदेलखंड। इन सारा जो राज्यों के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। कोई भी राज्य पूरे भारत में यूनिटी नहीं कर पा रहा था, इसीलिए भारत की राजनीतिक जो उनका पॉलिटिकल स्थिति है वो कमजोर हो गया। ठीक है, तो ब्रिटिश ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। वो लोग पहले ट्रेडर्स, पहले आप लोगों को इसी पहले वाले चैप्टर में बताया कि पहले ब्रिटिश ट्रेडर्स बन के आए, फिर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा करना शुरू कर लिया। तो पहले ब्रिटिश ट्रेडर बन के आए। ठीक है, तो वहाँ यहाँ पे आके वो लोग जब ट्रेड किए यहाँ पे, तो यहाँ का जब सिस्टम समझे तो उन्होंने सोचे यहाँ पे यूनिटी नहीं है। ठीक है, तो वो लोग धीरे धीरे कब्जा करने के लिए यहाँ पे सोचे। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैदराबाद। तो हैदराबाद भारत का एक बहुत पावरफुल राज्य था। ठीक है, बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम था, जिसका जो इस्टेब्लिश किया गया 1724 में निजामुल मुल्क असफ जहां ने की। ठीक है, पहले वो मुगल किंगडम के गवर्नर थे, लेकिन जब मुगल कमजोर हुए तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट राज्य बना लिया। हैदराबाद पैसा, सेना और उन सब चीजों से मजबूत था। पैसा वगैरह, मिलिट्री पावर ज्यादा था हैदराबाद में। ठीक है, अब है अवध किंगडम। तो अवध किंगडम क्या है? अवध किंगडम अयोध्या किंगडम है। तो अयोध्या किंगडम जो है वो ये एक पावरफुल देश है। ये 1722 में सादत खान ने इसको इस्टेब्लिश किया। ठीक है, यहाँ के जो नवाब थे वो काफी पावरफुल थे, और अयोध्या का जो जमीन है वो पैसों के कारण अंग्रेज मतलब जो ब्रिटिश है वो इस पर कब्जा नहीं कर पाए थे अयोध्या में। ठीक है, अब मराठा किंगडम है। तो मराठा किंगडम जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था, उसको जो है वो इस्टेब्लिश किए थे शिवाजी। ठीक है, मराठा किंगडम के जो राजा थे उसके फाउंडर जो थे वो शिवाजी थे। ठीक है, बाद में जो राजा लोग हैं वो लोग जो है वो इसको मजबूत बनाए। ठीक है, शिवाजी के बाद जो रूल किए तो वो लोग इसको मजबूत बनाए। मराठा का जो ताकत था उत्तर भारत तक फैल गया। ठीक है, तो यहाँ पे वो लोग जो है वो मुगल और बाद में ब्रिटिश दोनों के लिए बहुत बड़ा मतलब देखो, मराठा किंगडम जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। मराठा में इतना पावरफुल था कि मतलब वो कोई रूल नहीं कर सकता। जब शिवाजी मराठा किंगडम को फाउंड किए तो वो इतना पावरफुल नहीं था, लेकिन जो राजा करते 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 बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। ठीक है, तो अब मैसूर किंगडम ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल किंगडम था। तो मैसूर किंगडम मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी में किसके अंडर लीडरशिप मतलब किसके अंडर ये स्टैब्लिश किया गया? हैदराबाद, ये हैदर अली के अंडर। ठीक है, तो ये जो मैसूर किंगडम है, उनके जो मैसूर किंगडम है वो हैदर अली फाउंड किए। ठीक है, और इनके जो बेटे हैं वो टीपू सुल्तान है। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई की। ठीक है, टीपू सुल्तान बहुत ज्यादा टूल्स वगैरह यूज किए हैं। ठीक है,
टूल्स वगैरह यूज करके अंग्रेजों से लड़ाई की, ठीक है। अब सिख किंगडम तो पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने सभी सिख मिसलों को एकजुट किया, ठीक है। फिर उनमें जो पावरफुल सिख साम्राज्य बनाया, उनका जो पावरफुल सिख किंगडम बनाया, उनके डेथ के बाद जो किंगडम था वो कमजोर हो गया और अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अब है जाट किंगडम। भारत जो इंडिया का जो एक जगह है जहाँ पे जाट एक कास्ट होता है, शायद उसी टाइप का होता होगा, ठीक है। जाटों ने अपना एक किंगडम स्टैब्लिश किया, ठीक है, किंगडम फाउंड किया। तो सूरजमल इसके सबसे मतलब बड़े राजा थे, ठीक है। तो उन्होंने अपना मिलिट्री मजबूत किया, बड़े बड़े किले बनवाए, ठीक है। खेती वगैरह जो है वो बढ़ाया, ठीक है। वहाँ का ट्रेड वगैरह बढ़ाया। फिर वो जो है वो अपने किंगडम का सेफ्टी करते थे, ठीक है। तो जाटों ने मुगलों से अलग होकर भारतपुर में एक इंडिपेंडेंट राज्य बना दिया। फिर अब है रोहिलखंड उत्तर प्रदेश का एक इलाका था। यहाँ रोहिला अफगान रहते थे। उन्होंने भी कहा अब हम अपना राज खुद करेंगे। उन्होंने अपना अलग राज्य बना लिया, ठीक है। उन्होंने अपना अलग किंगडम बना दिया, किसी के अंडर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन बाद में अंग्रेज और अयोध्या, तो बाद में अंग्रेज, ब्रिटिश और अयोध्या के जो नवाब है उन्होंने मिलकर उन पर हमला किया और उनका जो किंगडम है वो छीन लिया। तो रोहिला अफगान ने अपना राज्य बनाया, लेकिन बाद में अंग्रेजों ने उस अपने कब्जे में ले लिया। और थर्ड में है बुंदेलखंड भी मतलब एक इलाका है, ठीक है। यहाँ बुंदेला राजपूत रहते थे। उन्होंने भी अपना अलग राज्य बनाया, लेकिन वे छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए थे और आपस में भी लड़ते रहे, ठीक है। छोटा छोटा हिस्सा में बटा हुआ था और आपस में ही लड़ता रहा। इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया और धीरे धीरे इस इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। बुंदेलखंड में बुंदेला राजाओं का राज था, ठीक है। लेकिन आपसी लड़ाई के कारण जो ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया। अब है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट नवाब रूल इन बंगाल। तो बंगाल का जो नवाब है, बंगाल के नवाबों ने मुगल बादशाह से अलग होकर अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम शुरू किया, ठीक है। तो पहले बंगाल पर मुगल बादशाह का राज था, ठीक है। वहाँ का जो नवाब है वो मुगल बादशाह के ऑर्डर मानता था, ठीक है। लेकिन जब वो मुगल किंगडम जो खत्म हो गया, तब बंगाल के नवाब ने सोचा दिल्ली का बादशाह अब कमजोर है, ठीक है, इसीलिए अब मैं अपना राज्य खुद चलाऊंगा। इसके बाद मुर्शीद कुली खान ने बंगाल में लगभग इंडिपेंडेंट किंगडम स्टार्ट किया। वो नाम के लिए मुगल बादशाह को मानते थे, वो जो है वो नाम के लिए सिर्फ मुगल बादशाह को मानते थे, लेकिन असली जो शासन है वो अपने हिसाब से चलाते थे। बंगाल बहुत अमीर देश था, ठीक है। यहाँ से कपड़े, रेशम और दूसरे सामान का ट्रेड होता था, इसीलिए अंग्रेजों का नजर जो है वो बंगाल पर पड़ा। बाद में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई। इस लड़ाई में अंग्रेज जीत गए और धीरे धीरे बंगाल पर अपना कब्जा कर लिया। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द अराइवल ऑफ इंग्लिश मर्चेंट्स इन इंडिया। तो पहले जो ब्रिटिश है वो भारत पर सिर्फ राज करने नहीं बल्कि सिर्फ बिजनेस करने ही आए थे, ठीक है, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में बताया था। तो उस समय भारत मसाले, रेशम, सूती कपड़े, नील और दूसरे सामानों के लिए दुनिया भर में बहुत मशहूर था। अंग्रेज इन चीजों को खरीदकर अपना देश में बेचकर बहुत पैसा कमाना चाहते थे। इसी एम से उन्होंने 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी का स्टैब्लिश किया, ठीक है। इस कंपनी में इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने भारत और एशिया के देशों के साथ ट्रेड करने का परमिशन दिया, ठीक है। 1608 में जो ब्रिटिश है वो ट्रेड पहली बार भारत में पहुंचा, ठीक है। तो 1608 में जो अंग्रेज है वो सबसे पहले भारत में पहुंचा, ठीक है। उन्होंने मुगल बादशाह से, मुगल जो कि राजा है उनसे परमिशन मांगी। बाद में उन्हें इंडिया में ट्रेड करने का परमिशन मिल गया, ठीक है। धीरे धीरे अंग्रेजों ने सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता जैसे सिटीज में अपने फैक्ट्रीज बनाए। स्टार्टिंग में उनका एम सिर्फ ट्रेड करना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी सेना बनाई भारतीय राजाओं का जो झगड़ा का फायदा उठाकर, और धीरे धीरे इंडिया में बड़े हिस्सों पर अपना वो लोग बाद में अपना मर्जी चलाने लगा, ठीक है, भारत में, जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट चैप्टर में बताया था। अब द ईस्ट इंडिया कंपनी रिलेशन विद द नवाब ऑफ बंगाल। तो अब ये पढ़ते हैं
ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के बीच कैसा मतलब रिलेशंस था, ठीक है। तो ब्रिटिश और बंगाल के नवाब के बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन बाद में दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो पहले ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करने के लिए आए थे, बंगाल के नवाब ने कहा ठीक है तुम ट्रेड करो, इसीलिए शुरुआत में दोनों के रिलेशन अच्छे थे। बाद में अंग्रेज जो है वो ज्यादा ताकतवर बनने लगे, टैक्स नहीं देने लगे और अपनी मनमानी करने लगे, ठीक है। तो इससे जो नवाब था वो नाराज हो गए, फिर दोनों के बीच लड़ाई हुई और आखिर में अंग्रेज जीत गए। अब यहाँ पे है इब्राहिम खान टाइम, इब्राहिम खान के टाइम का। तो इब्राहिम खान बंगाल के फर्स्ट मुगल गवर्नर में से एक थे। उस समय बंगाल पूरी तरह मुगल बादशाहों का मुगल बादशाह के हिसाब से चलता था। अब इब्राहिम खान का काम बंगाल में शांति बनाए रखना और मुगल बादशाहों को ऑर्डर्स को मानना था। वो दिल्ली के बादशाह के लिए टैक्स इकट्ठा करके भेजते थे। इस समय बंगाल में अंग्रेज जो है वो ट्रेड करने लगे थे, लेकिन उन्हें जो राजनीति में मतलब वो लोग पॉलिटिक्स में दखल देने का मतलब वो लोग को परमिशन नहीं था, ठीक है, लेकिन वो लोग दखल देने लगे। यानी उस समय बंगाल पर पूरा नियंत्रण जो है वो सिर्फ वहाँ के गवर्नर्स मतलब बंगाल में जो रूल करता था वही लोग का था। जैसे इब्राहिम खान जो है वो गवर्नर है तो उनका रूल था, और दिल्ली में जो बादशाह थे उनका रूल था, ठीक है। अब है मुर्शिद कुली खान। तो जब मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा, मुगल किंगडम जब कमजोर होने लगा, तब मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब बने, दिल्ली का बादशाह, और वो पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा। इसीलिए मैं बंगाल का शासन खुद चलाऊंगा, ये उन्होंने सोचा, ठीक है। तो बंगाल का जो राजधानी है वो ढाका था। ढाका था पहले, ठीक है। ढाका से मुर्शिदाबाद कर दी गई, ठीक है। तो जो टैक्स वसूलने का सिस्टम कमजोर हो गया और बंगाल का इकोनॉमिकली कमजोर हो गया, ठीक है। नाम का वो लोग सिर्फ मुगल बादशाह का रूल बोलते थे कि हम लोग मुगल बादशाह का रूल मानते, लेकिन वो लोग अपने ही रूल मानते थे, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को लगभग इंडिपेंडेंट बना दिया और अपने रूल चलाने लगे, ठीक है। अब ड्यूरिंग द रेन ऑफ शुजाउद्दीन खान, तो शुजाउद्दीन खान का रूल कैसा था, ठीक है। तो मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल के नवाब शुजाउद्दीन मोहम्मद खान बने, ठीक है। तो उनके समय बंगाल में शांति था, ट्रेड बहुत बढ़ा, ठीक है। और किसान और जो वहाँ के किसान वगैरह थे उनका जो मतलब वो लोग और अच्छे तरीके से जीने लगे, ठीक है। तो उनको फायदा होता था। फिर जो ब्रिटिश और दूसरे यूरोपीय ट्रेडर्स को ट्रेड करने दिया गया, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये जो ट्रेड सिस्टम है वो और आगे बढ़ा, ठीक है। फिर बंगाल बहुत ज्यादा अमीर बन गया, लेकिन इसी टाइम पे अंग्रेज जो है धीरे धीरे अपना ताकत भी बढ़ाने लगे। उन्होंने ट्रेड के बहाने अपने किले और सेना मजबूत करनी शुरू कर दी। बाद में यही अंग्रेज बंगाल की राजनीति जो पॉलिटिक्स है उसमें दखल देने लगे। शुजाउद्दीन खान के समय बंगाल बहुत अमीर और शांत था। अंग्रेज जो है वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अपना ताकत भी बढ़ा रहे थे। अब है नेक्स्ट आपका अलीवर्दी खान टाइम। अलीवर्दी खान टाइम क्या था, ठीक है। तो अलीवर्दी खान जो है वो 1740 में बंगाल के नवाब बने। वो बहुत ज्यादा समझदार थे और पावरफुल थे, ठीक है। तो उनके समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि उनके समय में मराठा बार बार बंगाल पर हमला करते थे। इन जो हम लोग को बल्गी अटैक्स कहा जाता था, ठीक है। मराठा गांव में लूटपाट करते थे, फसल जला देते थे और लोगों को बहुत नुकसान करते थे। तो अलीवर्दी खान ने कई साल तक मराठों से लड़ाई की और धीरे धीरे उन्हें रोकने में सफलता पाई, ठीक है। वो लोग धीरे धीरे रोकने में कामयाब हो गए। अंग्रेज के साथ उनका जो रिलेशन था, तो अलीवर्दी खान जो है वो अंग्रेजों पर पूरी तरह भरोसा नहीं करते थे। वो कहते थे कि तुम लोग सिर्फ व्यापार करो, तुम लोग वहाँ पे सिर्फ ट्रेड करो, पॉलिटिक्स में दखल मत दो। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को नए किले बनाने का परमिशन नहीं दिया, सेना बढ़ाने की परमिशन नहीं दिया, बंगाल के पॉलिटिक्स में दखल देने से रोका, ठीक है। उन्हें समझ आ गया था कि ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि आगे चलकर वो यहाँ पे अपना रूल चाहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे राज करना चाहते हैं। फिर 1756 में अलीवर्दी जो है वो उनका डेथ हो गया। मरने से पहले उन्होंने अपना एक सिराजुद्दौला
नाम का एक वो लोग निधि बनाए। तो अंग्रेजों से सावधान रहना, मतलब उसमें लिखा कि अंग्रेजों से सावधान रहना, अगर वो लोग ताकतवर हो गए तो बंगाल और भारत के लिए बहुत ज्यादा खतरा बनेंगे। अब सिराजुद्दौला के टाइम का, तो सिराजुद्दौला 1756 में वहां के राजा बने। 1756 में अलीवर्दी का डेथ हो गया, तो 1756 में सिराजुद्दौला वहां के राजा बने। तो बंगाल के नवाब बने। वे जो है वो बंगाल के आखिरी नवाब थे, ठीक है, आखिरी इंडिपेंडेंट नवाब थे। उनके समय में क्या हुआ, जब वे नवाब बने तब उन्होंने देखा कि अंग्रेज बिना परमिशन के किले मजबूत कर रहे हैं, अपना मिलिट्री पावर बढ़ा रहे हैं, टैक्स से बचने का कोशिश कर रहे हैं, बंगाल का जो नियम है उनका परवाह नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सिराजुद्दौला को लगा कि अगर सभी ब्रिटिश को नहीं रोका गया, मतलब अगर अभी ब्रिटिश को नहीं रोका गया तो वे पूरे बंगाल पर कब्जा कर लेंगे। इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश को कहा कि किले बनाना बंद करो, मिलिट्री पावर बढ़ाना बंद करो, मेरे ऑर्डर्स मानो। लेकिन ब्रिटिश ने उनकी बात नहीं मानी, कलकत्ता पर हमला कर दिया। इसके बाद सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के कब्जे वाले जो ब्रिटिश लोग जो कलकत्ता में कब्जा कर लिया था उस जगह पर हमला किया और उसे अपने अंदर ले लिया, ठीक है। फिर जो ब्रिटिश है इस हार से नाराज हो गए, तो वो लोग बैटल ऑफ प्लासी किया 1757 में। 1757 बैटल ऑफ प्लासी हुई। फिर लड़ाई में अंग्रेजों का जो मिलिट्री है वो रॉबर्ट क्लाइव ने किया। जो मिलिट्री का जो हेड होता है वो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है। तो सिराजुद्दौला का जो सेना है वो बड़ा था, लेकिन उनका जो मिलिट्री का जो हेड होता है तो वो मीर जाफर ने किया, ठीक है। मिलिट्री का जो हेड था उस टाइम पे सेनापति, तो वो मीर जाफर थे और ये ब्रिटिश के रॉबर्ट क्लाइव थे। तो ब्रिटिश से मतलब वो क्या किए कि ब्रिटिश से छुप के समझौता किया, ठीक है। मीर जाफर जो है वो ब्रिटिश से छुप के समझौता कर लिया और लड़ाई के समय साथ नहीं दिया, ठीक है। इस धोखेबाजी ने सिराजुद्दौला को हरा दिया। बाद में उन्हें पकड़ लिया गया और उनको मार दिया गया। इस हार का नतीजा क्या हुआ, इस हार का रिजल्ट क्या निकला, तो अंग्रेजों का बंगाल पर शासन हो गया, वो लोग राज करने लगे बंगाल में। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया, लेकिन असली पावर जो है वो अंग्रेजों के पास थी। यहीं से जो बंगाल है वो अंग्रेजों का राज होने लगा यहीं से, ठीक है। अब एक ट्रीटी हुआ अलीनगर में, ठीक है। तो दो लोगों में लड़ाई हो गई, फिर दोनों बोले कि चलो अभी झगड़ा बंद करते हैं और समझौते करते हैं, ठीक है, ट्रीटी करते हैं, बस यही ट्रीटी होती है, ठीक है। तो अलीनगर का जो ट्रीटी में अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कुछ समय के लिए ट्रीटी किया। नवाब ने कहा कि ठीक है तुम फिर से ट्रेड करो। अंग्रेज बोले कि अभी हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अंग्रेजों के मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बाद में नवाब को हटाने की प्लानिंग कर रहे थे, ठीक है। तो लड़ाई रोककर क्या किया गया, जो ट्रीटी है वो अलीनगर का ट्रीटी था, ठीक है। अब क्या इम्पोर्टेंस हुआ है ट्रीटी का, तो इस ट्रीटी में सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश को हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने फिर से ट्रेड करने का मौका मिल गया, ठीक है। अपना मिलिट्री पावर बढ़ाने का टाइम मिल गया कि जो उनका जो किला है उसको मजबूत करने का मौका मिल गया। नवाब के खिलाफ सीक्रेट प्लानिंग बनाने का टाइम मिल गया, ठीक है। तो ये ट्रीटी के बहाने अंग्रेज अपना ताकत बढ़ाने लगे। अब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, तो जब दोनों का झगड़ा फिर बढ़ गया तो उन्होंने लड़ाई लड़ी, ठीक है। एक तरफ सिराजुद्दौला थे, दूसरी तरफ अंग्रेज थे। तो लड़ाई 23 जून 1757 को प्लासी नाम के जगह पर हुई। सिराजुद्दौला का जो सेना है वो ज्यादा थी, बड़ी थी, लेकिन उनके अपने सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया, यानी लड़ाई के समय उसने नवाब का साथ नहीं दिया। इस वजह से अंग्रेज जीत गए। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था शॉर्ट में, अब डिटेल में बता दे रही हूँ। तो इस वजह से अंग्रेज जीत गए। अंग्रेज अपना ताकत से काम मीर जाफर के धोखे से ज्यादा जीते, ठीक है। अंग्रेज अपना ताकत से कम जीते और मीर जाफर के धोखे से ज्यादा जीते। इम्पोर्टेंस क्या है बैटल ऑफ प्लासी का, इस लड़ाई ने जो बंगाल का हिस्ट्री बदल दिया। पहले अंग्रेज सिर्फ ट्रेडर्स थे, इस लड़ाई के बाद वो लोग राज करने लगे, ठीक है, राजा बन गए। तो यही से बंगाल में ब्रिटिश का राज शुरू हो गया, ठीक है। तो डायरेक्ट रिजल्ट क्या है, लड़ाई खत्म होते ही ब्रिटिश जीत गए, सिराजुद्दौला हार गए। मीर जाफर को नवाब बना दिया गया
लेकिन असली ताकत अंग्रेजों के पास थी। ठीक है, मीर जाफर उनको अंग्रेजों के साथ मिल गया तो मीर जाफर को नवाब बना दिया गया था। अब पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, पॉलिटिक्स में मतलब पॉलिटिकली क्या बदलाव हुआ। ठीक है, तो पहले बंगाल का फैसला नवाब करता था, अब अंग्रेज कर रहा है। ठीक है, तो अब अंग्रेज कहने लगे कि नवाब वही बनेगा जिसे हम चाहेंगे, यानी अब सरकार पर अंग्रेजों का असर हो गया। ठीक है, अब इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस है। बंगाल भारत का सबसे अमीर इलाका था। ब्रिटिश ने वहां से बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। खजाना, वहां का जो ट्रेजरी था वहां उस पे कब्जा कर लिया, वहां का ट्रेडर्स पर कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ज्यादा प्रॉफिट अंग्रेजों को हुआ। ठीक है, अपना वो लोग जितना भी प्रॉफिट था बंगाल में होता था वो लोग क्या किया, वो लोग वहां भेजने लगा, अपने देश भेजने लगा, इंग्लैंड। ठीक है, तो बंगाल का पैसा धीरे धीरे इंग्लैंड के हाथ में चला गया। तो न्यू पॉलिटिकल इक्वेशन है। तो नवाब जो है वो सबसे ताकतवर था, तो अंग्रेज सबसे ताकतवर हो गया। पहले जो नवाब है वो सबसे ताकतवर था, अब अंग्रेज सबसे ज्यादा ताकतवर हो गया। नवाब सिर्फ नाम का रह गया है अब। ठीक है, अब है द कंपनीज रिलेशनशिप विद मीर कासिम। कंपनी का मीर कासिम के साथ कैसा रिलेशन था। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद तक ब्रिटिश ने मीर जाफर को नवाब बनाया, लेकिन जब मीर जाफर अंग्रेज का हर बात पूरी तरह नहीं मान कर पा रहे थे, उनका जो हर बात पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो ब्रिटिश ने उन्हें हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया। स्टार्टिंग में तो दोनों का रिलेशन अच्छे थे। ब्रिटिश सोचे थे मीर कासिम हमारी बात मानेगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद तो मीर कासिम ने देखा कि ब्रिटिश बंगाल में बहुत ज्यादा दखल दे रहे हैं, तब उन्होंने ब्रिटिश का खिलाफ मतलब बोलना शुरू कर दिया। पहले ब्रिटिश और मीर कासिम दोस्त थे, बाद में दोनों दुश्मन बन गए। अब उसका फर्स्ट पॉइंट है कैपिटल ट्रांसफर। मीर कासिम ने अपना मीर कासिम ने अपना कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर कर दी। उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मुर्शिदाबाद में ब्रिटिश का बहुत ज्यादा वो लोग मतलब ब्रिटिश अपना राज चलाने लगे। ठीक है, तो वो ब्रिटिश से दूर रहकर अपना राज चलाना चाहते थे। मुंगेर में उन्होंने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू कर दिया, वो अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है नेक्स्ट पॉइंट। तो मीर कासिम ने देखा कि अंग्रेज टैक्स नहीं दे रहे हैं, जबकि और हर इंसान टैक्स देना पड़ता है, हर इंसान को टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अंग्रेज नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि अगर अंग्रेज टैक्स नहीं देंगे तो कोई भी टैक्स नहीं देगा, इसीलिए उन्होंने सभी लोगों से टैक्स हटा दिया। इससे इंडिया और ब्रिटिश का जो ट्रेड है वो बराबर हो गया, ब्रिटिश का खास फायदा खत्म हो गया। मीर कासिम ने सबको बराबर का हक दिया ताकि ब्रिटिश को ज्यादा फायदा ना मिले। अब मिलिट्री रिफॉर्म्स है। तो मीर कासिम समझ गए थे कि अंग्रेजों के पास मजबूत सेना है, इसीलिए वो क्या किया, न्यू टूल्स खरीदे अपना मिलिट्री के लिए और अपना जो मिलिट्री है उसको पहले से ज्यादा मजबूत बनाए। अगर डायरेक्ट तो ब्रिटिश चाहते थे कि मीर कासिम उनकी हर बात माने, लेकिन मीर कासिम ने ब्रिटिश की मनमानी का खिलाफ बोला, तो टैक्स का जो छूट खत्म कर दिया। ठीक है, तो अब अपना पावर, ये जो मिलिट्री पावर है उसको मजबूत भी कर लिया। इससे ब्रिटिश नाराज हो गया। मीर कासिम जो है वो अपना मिलिट्री पावर मजबूत कर लिया और टैक्स सबको बराबर का टैक्स देना पड़ता था सबको। ठीक है, अगर ब्रिटिश टैक्स नहीं देंगे तो नॉर्मल पीपल भी टैक्स नहीं देंगे। अब बिगिनिंग ऑफ द वॉर दोनों के बीच ये सारा चीज हुआ तो लड़ाई शुरू हो गई। तो मीर कासिम ने ब्रिटिश का सामना किया। ठीक है, लेकिन बाद में उन्हें बंगाल छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने शुजाउद्दौला और शाह आलम II के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। आगे चलकर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई, जिसमें ब्रिटिश जीत गया। राउंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज गेटिंग द दीवानी राइट। तो इसका मतलब है ये बताता है कि ब्रिटिश को टैक्स वसूलने का परमिशन कैसे मिला। ठीक है, तो पहले ब्रिटिश सिर्फ ट्रेड करते थे, फिर उन्होंने प्लासी 1757 की लड़ाई जीती। उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 का लड़ाई भी जीत गए। अब मुगल बादशाह शाह आलम II बहुत कमजोर हो गए थे। उन्होंने सोचा अब ब्रिटिश बहुत ताकतवर हो गए हैं, उनसे लड़ना मुश्किल है। इसी ने 1765 में उन्होंने ब्रिटिश को दीवानी अधिकार दे दिए। दीवानी अधिकार का मतलब क्या है, तो अब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लोगों से टैक्स अंग्रेज वसूला करेंगे। ठीक है, तो यानी पहले टैक्स नवाब के पास जाता था, अब अंग्रेजों के पास जाने लगा।
अब इसका इम्पोर्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस आर गेटिंग द दीवानी राइट्स फ्रॉम। तो इसका मतलब ये बताता है कि दीवानी अधिकार मिलने के बाद क्या क्या बदल गया। तो अब अंग्रेज के पास हर साल बहुत सारा पैसा आने लगा। इस पैसे से उन्होंने बड़ी सेना बनाई, बड़ा मिलिट्री बनाया और ज्यादा टूल्स खरीदे, दूसरे जगहों पर हमला किया, अपना राज फैलाया। तो अब गेनिंग द प्योर पावर है। तो कानून के हिसाब से जो उनको पावर मिला, ठीक है। तो पहले ब्रिटिश सिर्फ अपना ताकत दिखाकर काम कर रहे थे, लेकिन जब मुगल बादशाह ने खुद उन्हें दीवानी पावर दे दिया तो अब उनका जो कानून था वो भी हो गया, ठीक है। उनका जो कानून था वो लोग अपना और ज्यादा मनमानी करने लगे। तो अब अंग्रेज सिर्फ जबरदस्ती नहीं बल्कि कानून के हिसाब से भी टैक्स वसूला करते थे। तो डुअल गवर्नमेंट यानी एक ही जगह दो सरकार, नवाब जो था वो कानून का देखा करता था और पुलिस देखता था, ठीक है। तो और अंग्रेज जो है वो टैक्स और पैसा देखते थे, लेकिन असली पैसा अंग्रेजों के पास था, इसीलिए असली ताकत भी अंग्रेजों की हो गई, ठीक है। तो ऊपर से नवाब राज करता दिखता था, लेकिन पैसा और असली ताकत जो है वो अंग्रेजों के पास थी। अब फोकस ऑन एक्सपैंडिंग द एम्पायर। तो जब अंग्रेजों के पास बहुत पैसा आ गया तो उन्होंने सोचा अब सिर्फ ट्रेड नहीं पूरे भारत पर राज करेंगे। फिर उन्होंने एक एक करके दूसरे जगहों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। पैसे मिलते ही अंग्रेज पूरे भारत को जीतने निकल पड़े, ठीक है। वो लोग हर जगह कब्जा करने निकल सके, हर जगह अटैक्स करने लगे। अब है काउंटर ऑफ इमेंस पावर। अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों बन गए? क्योंकि उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई जीती, बैटल ऑफ बुक्सर की लड़ाई जीती, दीवानी पावर मिल गया, खूब पैसा मिलने लगा, बड़ा मिलिट्री बन गया उनका। जो भारत का जो राजा है वो आपस में लड़ रहे थे, पैसा सेना और जो वहाँ के राजा थे उनका आपसी लड़ाई ने अंग्रेजों को बहुत ज्यादा पावरफुल बना दिया। और फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी मतलब अमीर होना और फाइनेंशियल मतलब पैसा। तो अंग्रेजों के पास इतना पैसा आने लगा कि वो बहुत अमीर हो गया। उस पैसों से उन्होंने और मिलिट्री रखे और लड़ाई की है, ठीक है। जो इंडिया में अपना राज्य बढ़ाया और मतलब वो लोग उस पैसे से बहुत ज्यादा मिलिट्री रखे और लड़ाई की है, ठीक है। और लड़ाई में जीते और इंडिया में अपना राज बढ़ाया, ठीक है। अब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ बंगाल। तो अंग्रेज जो है वो टैक्स तो बहुत लेते थे, लेकिन लोगों की भलाई पर कम खर्च करते थे। किसानों पर ज्यादा लगान लगाया गया, लोग गरीब होने लगे, खेती खराब होने लगी, बंगाल का इकोनॉमिकली कंडीशन बिगड़ गया। अब ग्रेट बंगाल फेमाइन 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा इकोनॉमिकली मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ। तो बारिश कम हुई, फसल खराब हो गए, लेकिन अंग्रेज ने फिर भी टैक्स कम नहीं किया। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लाखों लोग भूख से मर गए, ठीक है। तो लोग भूखे थे लेकिन अंग्रेज टैक्स लेते रहे, इसीलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ और लाखों लोग मर गए। तो ये सारा भी प्रॉब्लम हुआ। अब है एक्सपेंशन ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब है एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट। तो इसका मतलब है ब्रिटिश और फ्रेंच, मतलब ब्रिटिश और फ्रांस दोनों में ताकत और राज करने के लिए आपस में लड़ रहे थे। ब्रिटिश और फ्रांस, याद रखिएगा, ब्रिटिश और फ्रांस दो आपस में लड़ रहे थे कि इंडिया में कौन राज करेगा। तो इंडिया का जो ट्रेड सिस्टम है वो लोग बोल रहे थे कि इंडिया का ट्रेड सिस्टम हमारा होना चाहिए, इंडिया का ट्रेड सिस्टम हमारा होना चाहिए। इस वजह से वो लोग लड़ रहे थे, वो लोग इंडिया में कंट्रोल करना चाहते थे। तो लड़ाई क्यों हुआ? लड़ाई इसलिए हुआ कि इंडिया बहुत अमीर था, दोनों देश यहाँ से पैसा कमाना चाहते थे, दोनों एक दूसरे को भारत से हटाना चाहते थे। तो इंडिया का जो राजा भी इनमें से किसी एक का साथ लेते तो भारत में कौन बॉस बनेगा, इसी के लिए लड़ाई हुआ। अब कार्नेटिक वॉर, ये 3 बड़ी लड़ाइयाँ थी जो कार्नेटिक एरिया में हुई। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का मतलब है ब्रिटिश और फ्रांस मतलब फ्रेंच, उनका लड़ाई हुआ, ठीक है, पहला लड़ाई हुआ। तो यूरोप में भी दोनों देश लड़ रहे थे, इसका असर इंडिया में आ गया, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या निकला? कोई क्लियर विनर नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड वॉर में का मतलब है तो अब दोनों ने
इंडिया के जो राजा थे उनमें शामिल हो गया, ठीक है। अब दोनों ने अलग अलग नवाबों को सपोर्ट किया, प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ। अब इसका रिजल्ट निकला कि अंग्रेज ज्यादा मजबूत हो गया। थर्ड कार्नेटिक वॉर हुआ, तो ये जो है ये फाइनल लड़ाई था। तो इसमें ब्रिटिश और फ्रांस की सीधी टक्कर हुई, ठीक है, सीधा लड़ाई हुआ। तो फ्रांस जो है वो हार गया, जो फ्रेंच है वो हार गया और इंडिया कमजोर हो गया। तो फ्रेंच का क्यों मतलब कमजोर हुए, ठीक है, तो कम सेना और पैसा की वजह से फ्रेंच हारा, ठीक है। भारत जो है वो मजबूत सपोर्ट नहीं मिला, भारत में उनको मजबूत सपोर्ट नहीं मिला, इस वजह से हारे। तो फ्रांस यूरोप की लड़ाई में बिजी था, ठीक है। अब ब्रिटिश ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, ब्रिटिश के पास ज्यादा पैसा था, हर चीज ज्यादा था, ठीक है। तो इसका मतलब था कि फ्रेंच जो है वो धीरे धीरे भारत से बाहर हो गए। अब कंपनी कैसे बढ़ी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ी क्योंकि कार्नेटिक वॉर जीत गए, फ्रेंच हट गए, पहले से दीवानी से पैसा मिल रहा था। फिर इंडिया के जो किंग्स थे वो आपस में लड़ रहे थे, मतलब अब अंग्रेज सबसे ज्यादा स्ट्रांग बन गए। अब कंपनी का प्रॉफिट, पैसा कैसे बढ़ा, टैक्स से पैसा बढ़ा और वहां पे ट्रेड करने से पैसा बढ़ा। अब भारत से रॉ मटेरियल्स इंग्लैंड भेजा गया, फिर वहां से वो लोग अपने फैक्ट्रीज का बना हुआ माल यहाँ पे बेचने लगे, जिससे वो लोग को पैसा मिला। अब नेटिव पावर से तो इंडिया कमजोर क्यों थे, सब अलग अलग थे आपस, मतलब यहाँ वहां पे यूनिटी नहीं था, आपस में लड़ाई, ठीक है, सेना कमजोर था, ठीक है, अंग्रेज पर भरोसा कर लेते थे वो लोग बहुत जल्दी, यहाँ पे यूनिटी नहीं था, इसीलिए वो लोग हार गए। दिया गया कि फ्रेंच क्यों फेल हुआ, तो एक रीजन ये है कि फाइनेंशियल क्राइसिस, पैसा कम था, लड़ाई चलाने के लिए फंडिंग नहीं थी, ठीक है। अब है लैक ऑफ नेवल पावर, तो ब्रिटिश के पास स्ट्रांग नेवी थी लेकिन फ्रेंच के पास जो नेवी थी वो कमजोर थी। अब है लैक ऑफ कम्युनिकेशन, फ्रेंच सेना और सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन कमजोर था, ऑर्डर समय पर नहीं पहुंचते थे। अब है इग्नोरिंग कॉमर्शियल इंटरेस्ट, फ्रेंच ने ट्रेड पर ध्यान कम दिया, ब्रिटिश ने ट्रेड, मिलिट्री, ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया। ड्यूप्लेक्स पॉलिसी, जोसेफ फ्रांकोइस ड्यूप्लेक्स ने स्टार्ट में ताकत बढ़ाने की कोशिश की लेकिन उसकी पॉलिसी लॉन्ग टर्म में स्ट्रांग नहीं थी, उसने इंडियन पॉलिटिक्स में ज्यादा मतलब उलझा, ठीक है। तो गलत चीजों से नुकसान हुआ उनका, गलत पॉलिसी यूज करने से उनका नुकसान हुआ, ठीक है। तो अब रॉन्ग पॉलिसी, फ्रेंच का जो गवर्नमेंट है तो उन्होंने इंडिया को सीरियस प्रायोरिटी नहीं दिया, बार बार पॉलिसी बदलती रही, ठीक है। अब 7 में मिलिट्री स्ट्रैटेजी, फ्रेंच टैक्टिक्स वीक थे, मतलब जो फ्रेंच का जो टैक्टिक्स था वो वीक था, कोऑर्डिनेशन और प्लानिंग कम थी, मतलब लड़ाई का तरीका अच्छा नहीं था उनका, ठीक है। अब 8 में है जनरल, इंग्लिश जनरल प्रूडेंस, तो रॉबर्ट क्लाइव जैसे अंग्रेज ऑफिसर्स स्मार्ट प्लानिंग करते थे, इंडियन अलाइज को अच्छे से यूज करते थे, टाइम पर सही डिसीजन लेते थे। ब्रिटिश ज्यादा चालाक और स्ट्रैटेजिक थे। फ्रेंच गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट ने इंडिया को प्रायोरिटी नहीं दी, यूरोप की वॉर्स में बिजी रहे, इंडिया को सपोर्ट कम मिला, फ्रेंच की गवर्नमेंट ने इंडिया को सीरियस नहीं लिया, ठीक है। तो इनका प्लानिंग वगैरह भी अच्छा नहीं था, इनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस भी था, इस वजह से ये लोग हार गए। एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट, रीजन फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ द एंग्लो मैसूर रिलेशंस, तो एंग्लो मैसूर कॉन्फ्लिक्ट क्या है, तो ब्रिटिश और मैसूर राजा के बीच, जो मैसूर किंगडम के बीच लगातार लड़ाई हुआ, ठीक है। मैसूर बहुत पावरफुल राज्य था जिसके वजह से ब्रिटिश उसे अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे। तो एंग्लो मैसूर रिलेशंस क्यों खराब हुए, तो दोनों पावर बनाना चाहते थे। साउथ इंडिया में उनका जो ट्रेड और इलाकों पर कंट्रोल की लड़ाई हुआ, ठीक है, ट्रेड्स के वजह से लड़ाई हुआ, और कुछ जगहों पर कंट्रोल की वजह से लड़ाई हुआ। हैदर अली और टीपू सुल्तान ये ब्रिटिश के खिलाफ थे, ब्रिटिश दूसरे जगहों के साथ दोस्ती करता था, दोनों एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, ठीक है। तो दोनों दुश्मन, इसका सीधा मतलब ये है कि दोनों दुश्मन बन गए क्योंकि दोनों को भारत से ताकत चाहिए थी। अब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, इसमें 1767 से 1769 तक हैदर अली ने ब्रिटिश से लड़ाई की। क्या हुआ, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों के बीच इंटेंस वॉर हुआ, कोई क्लियर विनर नहीं। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ 1769 में, तो इसमें क्या हुआ कि दोनों ने ट्रीटी किया, दोनों एक दूसरे की टेरिटरी वापस करेंगे,
फ्यूचर में मदद करेंगे, ठीक है। थियोरेटिकल प्रॉमिस हुआ उनके बीच, ठीक है। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या, पहली बार ब्रिटिश और मैसूर में ट्रीटी हुआ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में फेल हो गया। टेम्पोररी पीस बट रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। कुछ दिन के लिए सुकून शांति था, लेकिन रियल प्रॉब्लम वो लोग का सॉल्व नहीं हुआ। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 से 1784 के बीच, ठीक है। तो टीपू सुल्तान ने इस वॉर में अंग्रेजों से लड़ाई की। इसमें क्या हुआ, बहुत बड़ी लड़ाई हुई, ठीक है। किसी एक की क्लियर जीत नहीं हुई। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुआ, दोनों ने एक दूसरे की जमीन वापस की, प्रिजनर्स छोड़े। अब ये लास्ट इक्वल पीस था। टीपू सुल्तान जो है उन्होंने अंग्रेजों का बराबरी से टक्कर दिया। टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जो बराबरी से टक्कर दिया, क्योंकि दोनों ही पावरफुल थे। तो मैसूर अभी भी स्ट्रांग था। अब थर्ड एंग्लो वॉर हुआ 1790 से 1792 के बीच। तो ब्रिटिश प्लस मराठा प्लस हैदराबाद इक्वल्स टीपू के खिलाफ, ठीक है। तो ब्रिटिश जो थे वो थे, फिर मराठा, फिर हैदराबाद था टीपू के खिलाफ, ठीक है। तो टीपू अकेले पड़ गया था, ये लोग मिल के उन पर अटैक्स किए। अब टीपू हार गया और आधा मैसूर अंग्रेजों और अलाइज ने ले लिया। अब टीपू को भारी नुकसान हुआ। अब मैसूर कमजोर होने लगा। अब फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर 1799 में क्यों, मतलब 1799 में हुआ। तो अब ब्रिटिश पूरी तरह टीपू को खत्म करना चाहते थे। टीपू सुल्तान ने आखिरी फाइट की, टीपू सुल्तान लड़ाई में मारे गए। तो अब इसका रिजल्ट क्या निकला, तो मैसूर जो है उस पर अंग्रेजों का कंट्रोल हो गया। वुडियर डायनेस्टी को पपेट रूलर बना दिया गया। अब इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला, तो मैसूर का जो ताकत था वो खत्म हो गया और अंग्रेज जो है, ब्रिटिश जो है वो साउथ इंडिया में सबसे पावरफुल बन गया। तो टीपू सुल्तान का डेथ जो है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। अब जो है वो एंग्लो मराठा रिलेशन जो था वो सबसे, मतलब मराठा इंडिया का सबसे ताकतवर देशों में से एक था, ठीक है, ताकतवर स्टेट्स में से एक था। तो शिवाजी ने इसका स्टार्ट किया था, शिवाजी इसको स्टार्ट किया था। ब्रिटिश और मराठा पहले दोस्त थे जैसे, फिर धीरे धीरे दुश्मन बन गए, क्योंकि दोनों इंडिया में सबसे पावरफुल बनना चाहते थे। अब इसमें फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ। अब ये क्यों हुआ, तो मराठा कॉन्फेडरेसी में आपसी झगड़ा हुआ, मराठा में आपसी झगड़ा हुआ। अंग्रेजों ने पेशवा के झगड़े में दखल दिया, तो उनका जो झगड़ा हुआ था तो उसमें बीच में दखल दिया। तो इसमें ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ। तो रघुनाथ राव को अंग्रेजों ने सपोर्ट किया, बदले में कुछ ट्रीटी देने की बात हुई। तो अंग्रेजों ने मराठों के झगड़े में एंट्री ली थी, जिसके वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ, ट्रीटी ऑफ सूरत हुआ उसके बाद। तो अब हुआ ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ब्रिटिश ने पीछे हटने की कोशिश की, पुराने, मतलब उनका जो पुराना समझौता था उसको रद्द किया गया, ठीक है। तो अभी लड़ाई रोकते हैं, तो वो लोग, ब्रिटिश लोग बोले कि चलो अभी लड़ाई रोकते हैं, वो लोग पीछे हटने की कोशिश किया। अब ट्रीटी ऑफ सलबाई हुआ 1782 में। तो लड़ाई खत्म हुआ, स्टेटस क्यों तो जैसे थे वैसे ही रहे, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, कोई क्लियर विनर नहीं था। 20 इयर्स का पीस मिल गया, 20 साल का सुकून शांति सब मिल गया वो लोग को। अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803, 20 साल के बाद 1803 एंड 1805 तक। तो मराठा जो किंगडम है उसमें फिर झगड़ा हुआ, ब्रिटिश ने फिर दखल दिया। ट्रीटी ऑफ बैसिन 1802 में हुआ। बाजीराव टू ने ब्रिटिश से समझौता किया। शर्त क्या था, तो इसमें शर्त था कि ब्रिटिश की आर्मी एक्सेप्ट करनी पड़ी, ठीक है, और फॉरेन अफेयर्स ब्रिटिश के हाथ में थे, ठीक है। अब इसका इम्पोर्टेंस था कि मराठा इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, लेकिन उनका जो इंडिपेंडेंसी था वो खत्म हो गया। मराठा अब इंडिपेंडेंट नहीं रहे थे, ब्रिटिश के कंट्रोल में थे और ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ गया था। वॉर शुरू कैसे हुआ, कई मराठा लीडर्स को बैसिन ट्रीटी पसंद नहीं आई। उन्होंने उसके खिलाफ कहा, उसके फेवर में नहीं कहा, उसके खिलाफ कहा और अंग्रेजों में लड़ाई शुरू हो गई। वॉर खत्म कैसे हुआ, ब्रिटिश ने साइंडिया, मोहनसे और जैसे को हराया और मराठा पावर कमजोर हो गया। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर 1817 और 1818 के बीच हुआ। तो इसमें क्या हुआ, मराठा ने फिर आखिरी कोशिश की, लेकिन अब ब्रिटिश बहुत ज्यादा मजबूत थे। पेशवा का जो
मतलब पेशवा का जो पावर वगैरह था वो खत्म हुआ, ठीक है। मराठा किंगडम जो था वो पूरी तरह खत्म हो गया। अब अंग्रेज जो थे वो भारत का सबसे ताकतवर मतलब सबसे बड़ा ताकत बन गया। अब रिजल्ट हुआ एंग्लो मराठा वॉर्स का, रिजल्ट क्या निकला, तो मराठा किंगडम जो था वो खत्म हो गया। पेशवा वगैरह जैसा जो कोई पद वगैरह होता था वो खत्म हो गया। ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल इंडिया पर बढ़ गया। ब्रिटिश राज का जो रास्ता था वो क्लियर हो गया, तो ब्रिटिश लोग वो अपना राज कर सकते थे। आई होप कि आप लोगों को ये सब समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड भी किसी तरह के एमसीक्यूज वगैरह का हेल्प चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का एमसीक्यूज वगैरह का भी हेल्प कर दूंगी। या अगर आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं समझ आया होगा, उसके हेल्प चाहिए होगा, तो आप लोग उसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों का हेल्प करूंगी, ठीक है। तो मुझे भी थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए लाइक शेयर करके, और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास वीडियो पहुंचती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।